हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 5 अक्टूबर और आज हम लोग पूरे 1 वीक से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे, साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनाली मोदी। तो यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 तो दरअसल हाल ही में भारतीय जिनाली मोदी को इससे सम्मानित किया गया है, जो कि इन्हें इनके प्रोजेक्ट बनोफी लेदर के लिए सम्मानित किया गया है, जिससे कि इन्होंने केले के कचरे से बनाया है। अब यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार है क्या? तो दरअसल यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार है और इसकी शुरुआत साल 2017 में की गई थी और यह अवार्ड यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है और 18 से 30 वर्ष के ऐसे युवाओं को दिया जाता है जिन्होंने की पर्यावरण संरक्षण, नवाचार और सतत विकास में परियोजनाओं पे काम किए हों या फिर कर रहे हों। और किन क्षेत्र के लोगों को यह अवार्ड दिया जाता है? तो अफ्रीका, एशिया और प्रशांत, या फिर यूरोप, या फिर लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका और पश्चिमी एशिया के लोगों को यह अवार्ड दिया जाता है। अब यूएनईपी तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी और इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी शहर में है और इसके वर्तमान महानिदेशक है इंगेर एंडरसन। अगला सवाल है, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। तो पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 हाल ही में संपन्न हुआ है और यह इसका 17वां संस्करण था और इसका आयोजन 9 सितंबर से 28 सितंबर तक किया गया था। इसका आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता है? तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो यूएई में और विजेता रही है भारतीय टीम, जबकि उप विजेता रही है पाकिस्तान की टीम। और भारत का यह 9वां खिताब था और भारत सबसे ज्यादा बार खिताब जीतने वाला टीम है। और फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रहे हैं तिलक वर्मा, जो कि भारतीय हैं, जबकि मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं अभिषेक शर्मा, जो कि ये भी भारतीय हैं। अब एशिया कप तो दरअसल इसकी शुरुआत साल 1984 में की गई थी और इसका आयोजन एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा करवाया जाता है और वर्तमान में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी। अगला सवाल है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है जिनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर वेंकट रमणी। तो भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमणी। दरअसल हाल ही में इनके कार्यकाल को अगले 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। दरअसल इनका कार्यकाल 30 सितंबर 2025 को समाप्त हो रहा था, लेकिन इनका अगला कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 2 वर्षों के लिए, तो अब रहेंगे 30 सितंबर 2027 तक अपने पद पे। अब महान्यायवादी तो दरअसल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। और भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं महान्यायवादी और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और आर वेंकट रमणी 16वें महान्यायवादी हो जाएंगे भारत के। इसके अलावा 15वें थे के वेणुगोपाल। अगला सवाल है, पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। तो दरअसल साल 2025 में पहली बार दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है और इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो 11 से 25 नवंबर 2025 तक। कहाँ किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से। भारत में कहा? तो भारत में नई दिल्ली और बेंगलोर में कुछ मैचों का आयोजन किया जाएगा, जबकि कुछ मैचों का आयोजन श्रीलंका के कोलंबो में किया जाएगा और इसमें 8 टीमें भाग लेंगी। ये 8 टीमें कौन सी हैं? तो भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड और नेपाल। और इसका आयोजन किसके द्वारा करवाया जाएगा? तो क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया और साथ ही श्रीलंका क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड के द्वारा। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के पहले केंद्रीय उतक बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली।
तो दरअसल हाल ही में भारत का पहला केंद्रीय ऊतक बैंक नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। अब केंद्रीय ऊतक बैंक यह है क्या? तो दरअसल यहाँ पे मानव शरीर से प्राप्त ऊतकों को एकत्रित और संरक्षित किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर चिकित्सा के उद्देश्य से इसका उपयोग किया जाएगा। इसका मतलब ये कि कोई मृतदाता, मतलब जो भी मृत दानदाता होंगे, अपने टिश्यू को दान करेंगे, उनके टिश्यू को यहाँ पे एकत्रित और संरक्षित किया जाएगा। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को, मतलब अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना, बीमारी या फिर जन्मजात विकृति के कारण कोई भी टिश्यू नष्ट हो जाता है, तब यहाँ से उसका टिश्यू ट्रांसप्लांट की सहायता से उपयोग किया जाएगा, यानी कि इन मृत दानदाताओं के टिश्यू को उपयोग में लाया जाएगा। अगला सवाल है, भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है जिनके कार्यकाल को हाल ही में बढ़ा दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिल चौहान। तो भारत के वर्तमान सीडीएस है जनरल अनिल चौहान। दरअसल हाल ही में इनका कार्यकाल 30 मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब सीडीएस, तो दरअसल इसका पूरा नाम है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारतीय सशस्त्र सेनाओं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना के सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी होते हैं ये। इसका मुख्य उद्देश्य है तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करना और यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और साल 1999 में इस पद की सिफारिश की गई थी, जबकि इस पद की शुरुआत 31 दिसंबर साल 2019 को की गई और भारत के पहले सीडीएस बने थे जनरल विपिन रावत, जिनकी की साल 2021 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल है, भारत में पहली बार वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तो वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026, तो दरअसल इसका आयोजन 9 से 11 फरवरी तक किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो तमिलनाडु के चेन्नई में, और भारत में यह पहला मौका होगा जबकि इसका आयोजन किया जा रहा है। अब वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस यह है क्या? तो दरअसल इसे हर 2 साल पे आयोजित किया जाता है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। और इसका आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता है? तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फिश इंस्पेक्टर्स के द्वारा, जो कि खास तौर पे वैश्विक स्तर पर मछली और समुद्री उत्पादों के सुरक्षा, गुणवत्ता और साथ ही नवाचार और व्यापार से जुड़े विषयों पर केंद्रित होता है। और IAFI की स्थापना साल 1993 में की गई थी। अगला सवाल है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ पहली बार सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान। तो दरअसल हाल ही में भारत द्वारा भूटान के साथ पहली बार सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करने के लिए 2 नए रेल लिंक परियोजनाओं के लिए स्वीकृति दी गई है। इस पे लागत कितनी आएगी? तो 4033 करोड़ रुपए। इसकी लंबाई होगी 89 किलोमीटर दोनों मार्गों की। अब ये 2 नए रेल लिंक परियोजनाएं कौन सी हैं? तो पहला है कोकराझार असम से लेकर भूटान के गैलेफू तक, और अगला है बनरहाट पश्चिम बंगाल से लेकर सामत से भूटान तक। और दरअसल 3 से 4 वर्ष में इसे पूरा करने का लक्ष्य है और यह भारत और भूटान के बीच पहली सीमा पार रेल सुविधा होगी। अगला सवाल है, डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तो डुगोंग संरक्षण रिजर्व तो दरअसल यह भारत के तमिलनाडु में स्थित है। हाल ही में IUCN द्वारा इसे मान्यता दिया गया है और यह 448.34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसे मान्यता तो दरअसल IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, जिसका की आयोजन हाल ही में आबू धाबी में किया गया था, इस दौरान प्रस्ताव के माध्यम से वैश्विक मॉडल के तौर पे डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दिया गया है। मतलब क्या? तो मतलब ये कि किसी भी संस्था या फिर सरकार द्वारा प्रस्ताव दिया जाता है इस वैश्विक मॉडल के लिए, जैसे कि भारत के डुगोंग संरक्षण रिजर्व के लिए ओमकार फाउंडेशन द्वारा प्रस्ताव दिया गया था। इसके बाद IUCN महासभा में सदस्य देशों और संगठनों द्वारा प्रस्ताव के लिए वोट किया जाता है और बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद वैश्विक मॉडल के तौर पे मान्यता दिया जाता है, जैसे कि डुगोंग संरक्षण रिजर्व को दिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2025 के लिए नामित की गई द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किरण देसाई।
तो द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, तो दरअसल यह किरण देसाई के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में इसे बुकर पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया है। अब बुकर पुरस्कार यह होता क्या है, तो दरअसल यह साहित्यिक पुरस्कार है और इसकी शुरुआत साल 1969 में की गई थी और पहले इसे मैन बुकर पुरस्कार कहा जाता था। अंग्रेजी भाषा में लिखे गए किसी भी उपन्यास को यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिरीष चंद्र मुर्मू। तो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हाल ही में शिरीष चंद्र मुर्मू नियुक्त किए गए हैं। इनकी नियुक्ति 9 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगी और इनका कार्यकाल रहेगा अगले 3 वर्षों के लिए और यह एम राजेश्वर राव की जगह लेंगे जो कि 8 अक्टूबर को अपने पद से सेवानिवृत्त होंगे। दरअसल आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं एक गवर्नर के अलावा और वर्तमान में है एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जे और पूनम गुप्ता, जो कि एम राजेश्वर राव 8 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तब इनकी जगह ले लेंगे शिरीष चंद्र मुर्मू, तो फिर 4 डिप्टी गवर्नर हो जाएंगे। अब थोड़े शब्दों में आरबीआई को जानते हैं। तो दरअसल आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसके द्वारा भारत के सभी बैंकों का नियमन किया जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल साल 1935 को की गई थी, जो कि यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पे की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान गवर्नर हो जाएंगे संजय मल्होत्रा, जो कि 26वें हैं। 25वें थे शक्तिकांत दास, 24वें थे उर्जितार पटेल और पहले गवर्नर थे आरबीआई के ओसवान स्मिथ, जबकि पहले भारतीय गवर्नर थे सी.डी. देशमुख। अगला सवाल है, हाल ही में बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिथुन मनहास। तो हाल ही में बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं मिथुन मनहास, जो कि इन्होंने रोजर बिन्नी की जगह ली है, जिन्होंने कि हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब बीसीसीआई, तो इसका पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 4 दिसंबर साल 1928 को की गई थी। वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे मिथुन मनहास, वर्तमान उपाध्यक्ष हो जाएंगे राजीव शुक्ला और वर्तमान सचिव हो जाएंगे देवजीत सैकिया, जबकि सीईओ है हिमांग अमीन और बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई में। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश को अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद के लिए चुना गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। तो दरअसल हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन परिषद में भारत को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी की परिषद के भाग 2 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है, यानी कि आईसीएओ की परिषद के भाग 2 के लिए भारत को निर्वाचित किया गया है। अब आईसीएओ भाग 2, तो दरअसल इसमें ऐसे देश शामिल किए जाते हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय नागर हवाई नौयान के लिए सुविधाओं के प्रावधान में सबसे अधिक योगदान देते हैं। अब आईसीएओ भाग 2, तो दरअसल आईसीएओ को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें कि क्षेत्रों और भूमिकाओं के आधार पर इन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाता है, यानी कि देशों को। अब आईसीएओ है क्या, इसे आगे समझते हैं। पहले समझते हैं आईसीएओ काउंसिल है क्या, यानी कि अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन परिषद क्या है। तो दरअसल यह आईसीएओ का कार्यकारी अंग है और यह वैश्विक नागर विमानन से जुड़े नियमों, मानकों और साथ ही नीतियों को विकसित करने और लागू करने का काम करता है। अब आईसीएओ यह है क्या, तो दरअसल इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन। दरअसल इसकी स्थापना 1944 में शिकागो सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में है और इसके सदस्य देश हैं वर्तमान में 36 और सदस्य देशों का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है आईसीएओ के। अगला सवाल है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए नई दिल्ली। एशिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र हाल ही में नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता कितनी है, तो 56.4 करोड़ लीटर गंदे पानी का शोधन प्रतिदिन करने की इसकी क्षमता है और इस परियोजना की शुरुआत दरअसल साल 2019 में की गई थी। दिल्ली जल बोर्ड के तहत यमुना एक्शन प्लान 3 के अंतर्गत इसे विकसित किया गया है। अब अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, तो दरअसल ऐसी औद्योगिक या फिर शहरी सुविधा होती है ये, जहाँ पे कि घरेलू, औद्योगिक या फिर अन्य स्रोतों से आने वाले गंदे पानी को साफ करके उनका पुनः उपयोग किया जाता है। पर्यावरण में सुरक्षित रूप से छोड़ने योग्य इन्हें बनाया जाता है।
अगला सवाल है, बख्तियारपुर तिलैया रेल लाइन किस राज्य में स्थित है जिसके दोहरीकरण को केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में मंजूरी दी गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। तो बख्तियारपुर तिलैया रेल लाइन तो दरअसल यह बिहार में स्थित है। हाल ही में इसके दोहरीकरण को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। इस परियोजना का नाम है बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेल लाइन दोहरीकरण। अब दोहरीकरण क्या है इसे आगे समझते हैं। तो दरअसल इसकी लंबाई है 104 किलोमीटर और इस पर लागत कितनी आएगी? तो 2192 करोड़। इसका मुख्य उद्देश्य है क्षेत्रीय यातायात क्षमता को बढ़ावा देना, साथ ही यात्रा समय को कम करना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। अब दोहरीकरण, तो अगर इसे हम थोड़े शब्दों में समझे तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि रेल क्षमता को दुगनी किया जाएगा, यानी कि एक ट्रैक की जगह 2 ट्रैक होंगे जिससे कि दोनों दिशाओं में स्वतंत्र रूप से ट्रेनों का आवागमन संभव हो सकेगा। अगला सवाल है, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 128वें। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 तो दरअसल हाल ही में जारी किया गया है। किसके द्वारा? तो अमेरिका के हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। इसमें 184 देशों को शामिल किया गया था और इस सूचकांक में आकलन किया गया है इन देशों का 4 श्रेणियों के 12 मानकों के तहत। और इसमें 1 जुलाई 2024 से लेकर 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक इन देशों के आर्थिक नीतियों और स्थितियों का आकलन किया गया है। अब इसमें टॉप 5 देश कौन से हैं? तो पहले पे है सिंगापुर, अगले पे है स्विट्जरलैंड, तीसरे पर है आयरलैंड, चौथे पर है ताइवान और 5वें पर है लग्जमबर्ग। और भारत इस सूचकांक में कहाँ है? तो 128वें स्थान पर है और भारत का स्कोर है 53। अगला सवाल है, बुथुकम्मा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। तो बुथुकम्मा उत्सव 2025 तो दरअसल हाल ही में संपन्न हुआ है। 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? तो तेलंगाना में। दरअसल बुथुकम्मा उत्सव तेलंगाना से संबंधित है और बुथुकम्मा का अर्थ है जीवन की देवी और इस उत्सव का आयोजन दशहरे से पहले किया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में 11वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुबई। तो विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 तो दरअसल हाल ही में संपन्न हुआ है। इसका आयोजन 1 से 2 अक्टूबर तक किया गया था। कहाँ? तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। इसका विषय या फिर थीम था प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को तेजी से आगे बढ़ाना। इसका मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, हरित अर्थव्यवस्था, सतत विकास और साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विषयों पर वैश्विक संवाद और साझेदारी को प्रोत्साहित करना। अगला सवाल है, भारत का पहला आधिकारिक तौर पे बाल विवाह मुक्त बना जिला बालोद किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। तो दरअसल हाल ही में भारत का पहला आधिकारिक तौर पे बाल विवाह मुक्त जिला बना है छत्तीसगढ़ का बालोद। दरअसल चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया अभियान के तहत इसे बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। दरअसल पिछले 2 वर्षों में बालोद जिले में एक भी बाल विवाह नहीं हुआ था। इसके बाद जिले को प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इसके बाद इसका लक्ष्य है साल 2028 से 2029 तक बाल विवाह मुक्त राज्य बनाना। अब क्या है चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया अभियान? तो दरअसल इसकी शुरुआत 27 अगस्त साल 2024 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में बाल विवाह को पूरी तरह से समाप्त करना। दरअसल भारत का लक्ष्य है साल 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त देश बनाना। अगला सवाल है, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील किस राज्य में स्थित है जिसे कि रामसर स्थल के तौर पे हाल ही में मान्यता दी गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। तो दरअसल गोकुल जलाशय और उदयपुर झील बिहार में स्थित है। हाल ही में रामतल स्थल के तौर पे इसे घोषित किया गया है। अब गोकुल जलाशय तो दरअसल यह बिहार के बक्सर जिले में स्थित है और 448 हेक्टेयर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। अब उदयपुर झील तो यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। यह 319 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो साल 1978 में। और बिहार में अब कुल 5 रामसर स्थल हो गए
गए हैं। पहला है कांवर झील जो कि बेगूसराय में स्थित है। अगला है बलैया झील जो कि वैशाली में स्थित है। तीसरा है नंदूर झील पटना। चौथा हो जाएगा गोकुल जलाशय और पांचवा हो जाएगा उदयपुर झील। और भारत में अब कुल 93 रामसल स्थल हो गए हैं। अब कुछ सवालों को वन लाइनर के तौर पे देखेंगे। तो पहला है हाल ही में 11वें एशियाई एक्वाटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका गुजरात के अहमदाबाद में। अगला है ओजू जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में और यह सुबनसिरी नदी पे स्थित है। हाल ही में इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। अगला है हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सुधांशु वत्स। अगला है हाल ही में भारत के पहले एआई संचालित एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र कहां शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश के तिरुमला में। अगला है हाल ही में रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल परीक्षण करने वाला भारत कौन सा देश बना है? कौन सा देश बना है? तो चौथा। अगला है कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो निमिष गंगराडे को। अगला है हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कनद दास। अगला है सर्जियो बुस्केट्स किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने कि हाल ही में अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो स्पेन के फुटबॉलर हैं सर्जियो बुस्केट्स, हाल ही में संन्यास की घोषणा की है इन्होंने। अगला है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो शैलेश कुमार ने, जो कि हाई जंप में जीता है इन्होंने यह पदक। अगला है हाल ही में नई दिल्ली के मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राजीव वर्मा। अगला है हाल ही में आईसीसी और किसके द्वारा प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया गया है? तो यूनिसेफ द्वारा। अगला है हाल ही में लिविंग द विवेकानंद वे नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अनन्या अवस्थी और साथ ही निखिल यादव के द्वारा। अगला है हाल ही में किस राज्य में स्थित कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल है हाल ही में तमिलनाडु वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 24। अगला है हाल ही में किस देश में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया है? तो सऊदी अरब में। अगला है हाल ही में लॉन्च विंग्स ऑफ वेल्डोर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्वप्निल पांडे के द्वारा। अगला है भारतीय सेना द्वारा ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले क्रिस वोक्स किस देश से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पहली बार BFI कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो चेन्नई में इसका आयोजन किया जा रहा है, जो कि 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 7 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। अगला सवाल है हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वीरेंद्र वत्स, जो कि NCC के 35वें महानिदेशक होंगे। अगला सवाल है बुथुकम्मा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना से। इसका आयोजन 21 से 30 सितंबर तक किया गया है, इसे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो अगला सवाल है भारत की पहले निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कर्नाटका में। अगला है हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो प्रवीण कुमार। अगला है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो एंड्रयू पार्सन्स। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा।